सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में इस वक्त एक जंग छिड़ी है। बयानात की गोलाबारी जोरों पर है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर गोले दाग रही हैं। नाम अवाम का है, लेकिन हकीकत में लड़ाई अपने अपने मफादात की लड़ी जा रही है। हुकूमत गिराने की तहरीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अभी आराम पर है। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का मैदान सर करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। नून लीग अपने मुतनाज़ा बयानिए से लड़ रही है। आज मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ और कजन हमजा शहबाज से इज़हार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत पहुंची, जहां इनका ऐलान यह था कि नून, शीन और मीम का शोर मचाने वाले देख लें कि शरीफ खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। इन्होंने 2021 को इंतखाबात का साल भी करार दे डाला। मरियम नवाज के ये दावे अपनी जगह, शरीफ खानदान इकट्ठे रहे या ना रहे, पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। वो बयानिया जो नवाज शरीफ लेकर चल रहे हैं, जिसको नून लीग का बयानिया बनाने के लिए मरियम नवाज पूरा जोर लगा रही हैं, इसी बयानिया के बोझ तले नून लीग का दम घुट रहा है। सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का पार्टी छोड़ने का ऐलान नून लीग के लिए बड़ा धचका ही नहीं, नून लीग की तकसीम के आगाज का ऐलान भी है। नून लीग में यह बगावत मजीद फैलने की पेशगोइयां हैं। वाकिफान हाल का कहना है कि मरियम नवाज भले नून, शीन और मीम के मिसाली प्यार के दावे करें, दिसंबर में नून से शीन निकल कर रहेगी। अफवाहें यह भी हैं कि पीपल्स पार्टी ने खामोशी से अपोजिशन तहरीक से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। बिलावल का पीडीएम जलसे छोड़कर गिलगित बल्तिस्तान चले जाना इसकी दलील है। आने वाले दिनों में यह फासला मजीद बढ़ सकता है। दूसरा, यह खबर भी गर्दिश में है कि पीडीएम भी नून लीग के मुल्क मुखालिफ बयानी का बोझ उठाने को तैयार नहीं। ऐसे में इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हुकूमत एयाज सादी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? किसकी सियासत बचेगी और किसकी खतरे में है? जनवरी पर सबकी नजरें लगी हैं। इस जनवरी में क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है उसमें तो उन्होंने बड़ा वाज़े कह दिया कि कुछ ही अरसे में देखते हैं कि किसके पसीने छूटते हैं, किसकी टांगें कांपती हैं। आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ कार्रवाई होने वाली है एयाज सादी के खिलाफ? क्योंकि लोग तो छोड़कर जा रहे हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी भी गए। आज की खबर सुन लें कि अटक के जो लीडरशिप है अटक की नून लीग की, सिटिंग एमपीए जहांजेब खानजादा, आई थिंक उनका नाम, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अदा की है। साबिक एमएनए वहाँ के, उन्होंने साबिक एमपीए वो और कई और लोग, मियां जलील अहमद शरकपुरी हों, दीगर लोग, तो ये तादाद तो बढ़ती जा रही है। उसामा साहब, ये जो अब्दुल कादिर बलोच साहब है ना, आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये नून लीग के जो सरकर्दा रहनुमा हैं और वजीर का भी इनके पास ओहदा रहा, उनके अंदर इनका शुमार होता है। नून लीग बलूचिस्तान के सदर हैं। वो बहुत सारे इनके पास पोर्टफोलियो हैं जी, क्योंकि तंजीमी ओहदेदारों के अलावा उनको हुकूमती ओहदेदारी भी उनके पास जिम्मेदारियाँ, यानी इनका आपको पता शरीफ फैमिली बहुत कम लोगों को वजारतों वगैरह से नवाजती है। जी जी, तो ये जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है। अच्छा। और जिस तरह आपने लोग क्यों, तीन चीज़ें इस वक्त, एक तो मैं पहले बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जो कहा, आपके लिए चीज़ वक्त या शायद डोगर साहब के लिए भी चीज़ अब नॉर्मल लगे और नाजरीन के लिए भी जी, कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों में या आने वाले दिनों में ये पता कौम को चल जाएगा कि पसीने किसके छूटेंगे और टांगें किसकी कांपती देखेगी कौम। ये बिल्कुल वो इमरान खान साहब ने जो कहा है सही कहा है। नहीं तो कोई कार्रवाई होने लगी? मैं अब थोड़ा सा ज़रा अच्छा, दिल थाम के ज़रा ये रिकॉर्ड पे रखनी है नाजरीन, डोगर साहब आप भी और आपने भी, और मुझे कहना है कि आपने ये बात कही थी, ये गलत साबित हुई है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे मैं बुनियाद पे कोई नजूम इल्म नजूम नहीं, जो हैपनिंग्स हो रही हैं और जो आपको नज़र आएंगी। एक तो हैपनिंग ये है कि 120 अदालतें जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी हुई है जी, ऑलमोस्ट एक माह खत्म होने को है। 30 की तो मंजूरी हो गई है। 120 का कह दिया, 30 की नहीं, पहले मरहले अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना जी, वो कह रहे हैं पहले मरहले में 30। सुप्रीम कोर्ट ने 120 अदालतें कहा, काबीना ने मंजूरी दे दी और हुकूमत को 120 अदालतें बनाना पड़ेंगी। ये मरलावार हो, 30 बन गई, बाकी क्या 90 नहीं बनेगी? नहीं कह दिया है। अच्छा चलिए, आप बात समझ जाएं। तो 120 अदालतों में रोजाना की बुनियाद पर समाअत भी होगी, यकीनन होगी। उसमें दो फैसले होंगे, या तो मुल्जम बरी होंगे तो या मुल्जम सजाएं होंगी।
अब पता चल जाएगा कि टांगे उनकी कांपती हैं, और अगर वो बाहर आएंगे तो फिर जाहिर बात है पसीने इमरान के ही आएंगे और टांगे भी इनकी कांपेंगी, क्योंकि जब सारे ही मुल्जम धुल के बाहर एक्विट होके आ गए, फिर मैं आप और डोगर साहब भी ये तो नहीं कह सकते, फिर तो कहानी खत्म हो गई ना, फिर तो पार्टी खत्म हो गई, फिर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी प्रिवेल कर गई ना। अच्छा। फिर तो वो करप्ट माफिया जिसको मैं आप या डोगर साहब बैठ के यहाँ पे डिग्रियां जारी करते हैं, किसी को हम कहते हैं कि प्रूफ जो अंटिल जो है ना कोई भी इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, तो अब इमरान खान साहब की भी जुबान बंद हो जाएगी और हमारी भी बंद होगी खुद से ही। और अगर उनको सजाएं अदालतों से हो गई तो फिर जारी बात है, फिर वो मानेंगे तो नहीं मानेंगे वो फिर भी नहीं, लेकिन आपको पता फिर चल जाएगा कि बाकी उनकी टांगे और पसीने आएंगे। नंबर एक। दूसरी बात जो एक और है एलिमेंट, नून लीग के बयानिए से, जो मैं पहले दिन से आपको कह रहा था, नून लीग के बयानिए से मैंने कहा था आपको कि मोर देन 70% मुताद अंदाजा कह रहा हूं, जो सीनियर लीडरशिप है नून लीग की, इवन के उनके पास बड़े बड़े अहम हुकूमती ओहदे भी रहे, इस बयानिया जो खौफनाक बयानिया है, जिसको इवन आप मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब और अयाज सादिक साहब भी अफोर्ड नहीं कर रहे, वो खुद ही कह रहे हैं कि वर्दी के बारे में, फौज के बारे में मत कुछ कहो, सुन ले, मैं एक सुन ले, बाकी तो दूर की बात है ना, खौफनाक चीज। चलें आप बात। अच्छा, तीसरी चीज, वो खुद अफोर्ड नहीं कर रहे कि उनको पता है कि ये जो हम काम करेंगे हमारे लोग भी चले जाएंगे, वोटर भी चले जाएंगे, सपोर्टर भी, और हमारे जो इलेक्टेबल हैं वो भी सारे निकल जाएंगे, ऐसी बात ही है, हम चंद लोग रह जाएंगे। तीसरी बात आपने पीडीएम की कि पीडीएम भी इस बयानिए के साथ है। वो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जरदारी साहब किधर हैं आपको पता है ना, 2 मिनट की तकरीर के बाद उसके बाद नजर नहीं आया कहीं। सर इस पर आगे बात अच्छा, फिर बिलावल साहब भी छोटी सी, हाँ जी, ये खत्म हो गई, अभी मैं चाह रहा हूं वो भी निकल रहे हैं इससे, और इस बयानी के साथ वो भी नहीं देंगे। ये भी एक और बड़ी खबर आ गई, इस पर हमने आगे बात करनी है, नून बीम शीन, इस पर सब पर। बाबर डोगर साहब, ये जो शेर जवान तहरीक शुरू की जा रही है, आपने शायद देखा हो सोशल मीडिया पर, वो है जो नारे वहां पर लगे हैं, जो नारे लगे हैं, मैं इतना दुखी हूं। और फिर जब अच्छी खासी तफसील से लग गए तो फिर मरियम साहबा ने कहा नहीं 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 नहीं, इस तरह के नारे हम नहीं लगाने, ये हमारे जवान हैं जो शहीद हो रहे हैं, इस तरह के नारे। वो डांलिक्स भी हो जाती तो वजाहत आ जाती है, याद सादा के बयान के बाद वजाहत आ जाती है, नारे लगने के बाद वजाहत आती है। ये बात समझे ना, ये मुक्ति बानी वाला को मामला जिस तरह वो हुआ था, तो उसको कह रही है नौजवानों को कि फैसले अपने हाथ में लेने हैं, ये उनका बस चले तो वो कर भी गुजरे, उनका बस अगर चले। साहब, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ये जो शेर जवान फोर्स है ना, ये रियासती अदारों के खिलाफ बड़ी खौफनाक साजिश है। जिस तरह से आपने कहा कि उस दिन कल जो वहां पर नारे लगवाए वो किसने उनको सिखाया? लगवाए गए नहीं, मरियम ने तो रोका है। और रिहर्सल किसने कराई थी? नारे लगवाए गए, बाद में उसको जब नारे तब्दील लगना शुरू हुआ फिर वो बोले सब कुछ भी नहीं, ये तो कुछ नहीं है। आपने उसका मैनिफेस्टो पढ़ा है, वो जो इकरारनामा है वो आपने पढ़ा, जरा वो आप सुनाए दी कौम को। मैं आपको उसकी सेक्शन 2 इकरारनामे की सेक्शन 2 बड़ा अहम है। वोट की इज्जत की खातिर रियासती अदारे जो हैं, इनसे खौफ को पसे पूछ डालने से दरेग नहीं करूंगा, यानी कि वोट को इज्जत दो की खातिर रियासती अदारों से टकरा जाओ, रियासती अदारों के साथ लड़ मरो, अदलिया से लड़ लो, फौज से लड़ लो, और पहले ही हमले करते रहे। उनकी मादी की हिस्ट्री है। सर वो डिनाई कर रहे हैं इसको। कौन डिनाई कर रहा है? वो डिनाई कर रहे हैं। जी जी, वो डिनाई कर रहे हैं, कहते ये हमारा नहीं है। हर चीज को डिनाई करते हैं यार। बांटा गया है, उनसे फिल करवाया गया। ये बताया सेक्शन 6 पढ़ लें। सोशल मीडिया पर तो आपने तो नहीं बनाया ना, हमने तो आपने तो नहीं बनाया। तशहीर की जाए किसकी? सोशल मीडिया पर क़यादत के बयानिए की तशहीर की जाए। कौन सा बयानिया? वही बयानिया जो इदारों से टकरा जाओ, उनके ऊपर हमले करो, पाकिस्तान के ऊपर हमले करो। सुप्रीम कोर्ट के हमला इसी का पार्टी ने किया, अफवाज पाकिस्तान पे हमले यही करते हैं। अच्छा, डान लीक्स यही करते हैं, फिर मुकरते भी हैं, पहले करते हैं। इसमें मुझे ये भी बता दें कि मरियम साहिबा ने वहां ये भी कहा जी डीजी आईएसपीआर जो है वो मुहतात रहें, वो किसी एक पार्टी की बात ना करें। अब उनको ये है कि आर्मी चीफ पर हमले हो, डीजी आईएसआई पर हमले हो, तो डीजी आईएसपीआर जो है वो खामोश रहे, या आप भारत का बयान चले। आप फर्ज कर लें कि हुकूमत, आप कहते हैं जी हमने तो हुकूमत की बात की, तो इस मामले पे तो हुकूमत हो, हर पाकिस्तानी बचाएगा। आप कह रहे हैं कि नहीं, दुश्मन को ये बयानिया देना है हमने। उसामा साहब, उस दिन का जो स्टेटमेंट थी, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं,
वो बड़ी एम्बिगुअस किस्म की स्टेटमेंट थी। आप सारा इंडियन मीडिया उठा लें, सारा इंडियन मीडिया पढ़ें, मुझे तो लगता है कि ये पहले ही से एक अंडरस्टैंडिंग थी और इंडियन मीडिया ने जिस तरह से उसको उठाया, पाकिस्तान में लोगों को उस तरह से पता नहीं चला जिस तरह से इंडियन मीडिया को। अच्छा मैं एक सुनिए, फोन किया है कि याद सादिक डटे रहो, फोन किया है कि डटे रहो और साहब उनके घर आए हैं, उनसे मिले हैं लाहौर में आके, नहीं करनी कोई इंडियन मीडिया में जो कहा गया वो ये था कि कमर बाजवा साहब, जिस तरह से याद सादिक साहब ने तोड़ मरोड़ कर बड़े तरीके से वो स्टेटमेंट दी, तोड़ मरोड़ के नहीं, बड़ा ब्रेक मिनी से काम डाला गया, यही उठाया गया कि जनाब एक कमर बाजवा साहब के पसीना आया हुआ था, उनकी टांगे कांप रही थी। नहीं, उन्होंने आधा फिक्रा तोड़ के जोड़ा ना आपस में, वजाहत बड़ी जरूरी थी। वो जाहिर बात है कि वो ISPR ने वजाहत देनी थी, उन्होंने क्लियर करना था कि किसके पसीने आ रहे थे। डॉक्टर साहब वही बात है ना, मुझे ये इंडियन एम्बेसी जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो पाकिस्तान का जो वहाँ पर ऑफिस है, एम्बेसी है, कौंसल जनरल है, उसके पांव पड़ी हुई थी कि अभी लंदन को हमारे हवाले किया जाए, वियना कन्वेंशन सर सऊदी अरब अमेरिका सबके जाके कह रहे थे जी कोई। और अयाज सादिक साहब जो है वो एक नया बयानिया लेके आ गए। अयाज सादिक साहब हैं कौन पता है आपको? अयाज सादिक साहब जो सरदार कैसे बने पता है आपको? डॉक्टर साहब आपको इसको पता है? नहीं मुझे नहीं। कि वो किसी ट्राइब से उनका सरदार या कबीले से ऐसा सरदार से तो नहीं, आपको पता है इस चीज़ का? डॉक्टर साहब आपको नाज़रीन आपके लिए भी थोड़ी सी, मैं पूरी तो नहीं बताऊंगा लेकिन आप समझ जाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चले बानी गए हैं कि माँ के से उधर आ गई कहानी। नॉर्मली हमारा जो है निस्बत का चलता है कि बाप से नस्ल आगे पहचान होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा चले बह जाती है। ये भी हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि बिलावल भुट्टो तो नहीं है, बिलावल जरदारी साहब है, ऐसे ही कहेंगे। लेकिन चूंकि बेनज़ीर साहब और उधर नाना से उन्होंने जोड़नी है तो उन्होंने अपनी मर्जी से निकाल ली कि उन्होंने कहा जी बिलावल जरदारी की बजाय पहले भुट्टो साथ लगा के तो फिर आगे जरदारी आ जाए। ये सरदार एजाज सादिक कैसे बने हैं, मैं छोटी सी ऐसी तहकीक की, हल्की सी मैं अब टीजर ही दे देता हूँ, बाकी नाज़रीन खुद ही समझदार हैं। और एजाज सादिक साहब को तो मैं जो उस पर वजाहत भी दे सकते हैं जिस तरह उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक। मैं छोटी सी डॉक्टर साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। ये जहाँ तक मैं अगर गलत हूँ तो वो वजाहत कर लें, हमारा प्रोग्राम हाजिर है। कसूर में गालबन इनके जो वालिद साहब, जो अभी तक मैंने कोई तहकीक की है, इनके वालिद साहब होते थे को पता नहीं सब्जी का काम, बड़ी शॉप होगा, शॉपिंग मॉल वगैरह सब्जी के शायद होगा, बहरहाल काम करते थे। शेख और अराई के वाले से भी कन्फ्यूजन है कि वो शेख थे लिखते थे या अराई लिखते थे या शेख, इस तरह की चीज़ें भी। बहरहाल उसके बाद लाहौर में आ गए, सुन तो ले, लाहौर में आ गए, फिर लाहौर में उनका मियाँ शरीफ से इनके वालिद का और इनकी फैमिली का बड़ा अच्छा रिलेशन बन गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक होते थे शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त नवाज शरीफ साहब चूँकि मियाँ शरीफ साहब इक़्तिदार में, उनके बेटे चूँकि वज़ीर आला थे, ठीक है डोगर साहब, तो शहबाज शरीफ साहब भी बड़े एक्टिव थे, नौजवान थे माशाल्लाह। तो यहाँ पे फिर इनका काफ़ी आना जाना था, काफ़ी करीबी मरासम थे। अच्छा। उसके बाद अचानक से वो कोई मामला हुआ, फिर वो एक हो गया इशू, फिर उसके बाद ऊपर कोई मेरे को शादी हुई इनकी। तो मैंने तहकीक की ना कि सरदार क्यों है, तो मुझे पता चला था कि वो जस्टिस गालबन सरदार इकबाल साहब की कोई साहबजादी थी, शायद मैंने जो इसमें गलत भी हो सकती है वो वेरीफाई कर, उनके साथ इनकी शादी हुई, तो इसलिए इन्होंने सरदार एजाज सादिक शेख और अराई से सरदार बन गए डॉक्टर साहब। अच्छा मुझे अगली खबर पर जाना है खरल साहब, आपकी इजाजत से। नाज़रीन को भी समझ आ गई कि सरदार कैसे बने। चले, नून शीन और मीम की जो असल कहानी है वो क्या है बाबर डॉक्टर साहब? आज सरदार एजाज सादिक के बनने की कहानी तो आपको समझ आ गई है ना? अच्छा भाइयों, छोड़ दे भाइयों, आपको समझ आ गई है ना कि सरदार एजाज सादिक कैसे सरदार एजाज सादिक बने? डॉक्टर साहब टाइम का आपको समझ आ गई। साहिबा ये गई हैं और उन्होंने कहा है कि देख लिया आज मैं आ गई हूँ, कोई नून मीम शीम नहीं, हम सारे इकट्ठे हैं। ये किस लिए गई हैं? जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, जिसमें मैंने अटक का भी आपको हवाला दिया, वहाँ से भी सारी लीडरशिप गई, वो इनके खिलाफ बोल रही है और लोग बोलने लगे हैं। अभी MNMP सारे खिलाफ हैं, लेकिन जिसकी जरूरत होगी वो तो मरीम कहती है गुलामी नहीं होनी चाहिए, वो शेर जवान में से कहीं गुलामी नहीं होनी चाहिए, जहन की गुलामी है। और मैं हैरान होता हूँ, खुद बैठी होती हैं तो वो बेचारे जिनकी 40-40 साल जिनकी रफाकत है नून लीग के साथ, वो सारे पीछे हाथ बांध के होते हैं और अगली दफ़ा कह रहे हैं कि इनके बेटे हैं।
जो नेक्स्ट जुनैद सफदर साहब, तो पता नहीं फिर और गुलामी क्या है? नहीं, उनका नाम मिस्टर पीएम बना हुआ है, आपको नहीं पता? वो बड़े खुश हाँ जी, हाँ होते जी, हैं। जी, और बिल्कुल, बकायदा अगर ऐसा उनको है। नानक है अगला वज़ीर आज़म तो पीएम साहब ऐसा है। फ्यूचर पीएम वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बहरहाल फिर खुद गुलाम- खुशी ये से। नून मीम शीम का क्या चक्कर है? खत्म हो गई, मरियम साहबा वहाँ गई हैं, शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से मुलाकात कर ली है, ये ज़रूरी था कोई जाना तासुर उसामा साहब सिर्फ एक जेस्चर देना था, ये ज़बरदस्ती उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है, जिस तरह से ज़बरदस्ती वो जो है हमजा से गले मिली, शहबाज शरीफ साहब से मिली, वो लग रहा था कि ज़बरदस्ती जाके मिली हैं। और ये एक इम्प्रेशन देना था कि शीन लीग और नून लीग दोनों अलग-अलग नहीं है, एक ही हैं। हालांकि इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह से वो उनके कॉन्टैक्ट्स वो कर रहे हैं लोगों के साथ, जिस तरह से कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं, ये आपको तफरीक बड़ी क्लियरली बड़ी वाज़े तौर पर सामने नज़र आ जाएगी कि आने वाले दिनों में जो मरियम का बयानिया है, जिस तरह से शेर जवान फोर्स बनाई गई है, उसमें जो उसका जो हलफनामा है, ये सारी चीज़ें अगर देखें तो अदारों के साथ तसादुम कोई नहीं चाहता। जितने भी इनके इलेक्टेड MPs हैं, जितने इलेक्टेड MNAs हैं, मेरी उनसे बेताशा लोगों से बात हुई है, वो बिल्कुल नून लीग की पॉलिसी से मुतनफ़र है। हर कोई बंदा ये नहीं चाहता साफ कह दिया कि पाकिस्तान के अदारे कमज़ोर हों, अफवाज पाकिस्तान कमज़ोर हों, पाकिस्तान के खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर एसेट्स को कोई नुकसान पहुँचे। और जिनके हाथों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज खेल रहे हैं, उससे तो ये वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है कि ये अल्टीमेटली पाकिस्तान को ये पॉलिसी नुकसान पहुंचाएगी, ये बयानिया नुकसान पहुंचाएगा। उसामा साहब मुझे एक चीज़ बताएं, जी जी, नवाज शरीफ साहब जिस बयानी को लेकर चल रहे हैं और माजी जो नवाज शरीफ कहा कि पाकिस्तान की तारीख में 80s के बाद पाकिस्तान की तारीख में, चाहे वो जनरल जया का मार्शल था, वो जदीद जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, चाहे वो हुकूमतें गिराने का काम था, इलेक्टेड हुकूमतें गिराने का काम था, चाहे इलेक्शन से पहले जो है वो एक साजिश के तहत अपनी हुकूमत बनवाने का काम था, इस सारी चीज़ के बानी जो थे वो नवाज शरीफ थे। सारी चीज़ों के बानी नवाज शरीफ थे। आप देख लें, इवन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ मिलके, और जब उनकी गवर्नमेंट आई तो जज साहब के पीछे छुप गए। उसके ज़रिए से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट को तोड़वाने की कोशिश की गई। उसके ज़रिए से पीपल पार्टी का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो था उसको फारिग करवा दिया गया। 2 महीने से हो गए, अब सितंबर के बाद से सर नहीं, उस वक्त भी मियाँ साहब कहते थे मैं नजरियाती हूँ, उस वक्त भी मियाँ साहब कहते थे मैं नजरियाती हूँ। ये नजरियाती उस वक्त होते हैं जब इन्होंने हुकूमत नहीं मिल रही होती, उस वक्त ये मजबूरी के तहत नजरिया ज़रूरत ले आते हैं। होना तो ये चाहिए था कि मियाँ साहब को ये एक्सेप्ट करना चाहिए था, कौम के सामने बताएं कि जब भुट्टो साहब के जिन जजेस ने भुट्टो साहब को फांसी दी, उन जजेस वो मियाँ नवाज शरीफ के हीरो थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब जो थे वो जनरल ज़ियाउल हक थे, जो उनके मुंह बोले वालिद साहब बने हुए थे। 90 के इलेक्शन में 90 में बेनजीर की हुकूमत किसने गिराई? मियाँ साहब को 88 की गवर्नमेंट किसने गिराई? मियाँ साहब को बताना चाहिए। IGI किसने बनवाई? मियाँ साहब को बनवाना चाहिए। किसने पैसे बांटे? मियाँ साहब को बताना चाहिए। फिर सारी कौम से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान में आज जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो गलत काम हुआ, जो गैरानी काम हुआ, उसका बानी मैं हूँ, उसका सारी 2 नंबरी मैं करता हूं, आइन की मुखालफत मैं करता हूं। सारी चीजें वो करने के तैयार है। मैं माफी मांग डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ी खबर नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने आगे फिर यही तैयार है। सुन ले, आपको किसने कहा है? वो तो तैयार है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये बात सुन लें, ये लिख लें बात। वो कहते हैं मैं सारा कुछ करने के लिए तैयार हूं, मुझे इकदार के लिए गारंटी दिलवा दो या मरियम को। वो कहते हैं मैं जो कहते हैं, जिस तरह मैं स्क्रिप्ट लिखा हुआ पढ़ता हूं ना, मुझे एक पर्ची आप दे दें, आप सिर्फ ये कह दें, आप मुझे इंश्योर कर दें, गारंटी दे रहे, ज़बानी कह दें कि हम इमरान खान के बाद मरियम साहबा आपको किसी को भी, अब देखें जुनेजो की पीठ में छुरा किसने का, जमहूरियत के ऊपर हमला किसने किया? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। अच्छा सुन तो ले, बेनजीर की गवर्नमेंट गिरवाई भी और उसमें अदलिया को इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद ब्रीफकेस कोर्ट ने अदलिया में ब्रीफकेस चलाया। अपनी इनकी जब हुकूमत गिरी
तो फिर अदलिया को इस्तेमाल के उसी अदलिया को उन्हीं इल्जाम जो बेनजीर पे थे बहाल नहीं हुई, आज डिवाइड करने की कोशिश हो रही और इनकी आज अदलिया को डिवाइड करने की कोशिश नहीं हो रही। मुझे ये बताएं, इनकी हुकूमत अदलिया ने बहाल कर दी, बेनजीर की अदलिया से खत्म कराई। आज भी तो अदलिया को तोड़ने की साजिश हो रही है। यही कह रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड अदलिया को नहीं, आर्मी के अंदर, आर्मी के अंदर डिवीजन मियां साहब को किस तरीके से सपोर्ट किया, ये पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ जो करप्शन के केसेस बनाए गए, उसके बाद उनके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से कोर्ट ने किया, मुझे एक बार उसमें वाज़ेह तौर पे गैर आईनी चीज थी। मियां साहब को स्टैंड लेना चाहिए। आज मियां साहब को बिलावल के जलसे में कहना चाहिए कि जब यूसुफ नरा गिलानी को कोर्ट ने गैर आईनी तौर पर निकाला था और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, मैं पूरी वो तो तैयार है इक़्तिदार का उनको कह रहे जो कहते हैं मियां साहब ये माफी मांगे फिर वोट तो मांग लेंगे। किस मुंह से बेशर्मी के साथ वोट को इधर का नारा लगाते हैं जो यूसुफ नरा गिलानी की गैर आईनी डिस्क्वालिफिकेशन रिश्ता पता क्या था? जब जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ जब इनको बुलाने लगा था, हथकड़ा तैयार थी, कॉन्टेम्प्ट को उसमें सारी चीजें आपको पता है जी जी। और यहाँ से बसें भरी पंजाब, उसमें सरकारी गैस में ठहराए गए, इनके लोग हमले के लिए तैयारी थी, गिरफ्तारी सुन ले। हुआ क्या कि सारी रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर, कराची, केपी के, उन्होंने इनकार कर दिया प्रिंसिपल सीट पे उनके खिलाफ। इफ्तिखार चौधरी थे उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। अब सुन लें इफ्तिखार चौधरी किरदार, यहाँ से शहर यार में दिल के वो डॉक्टर थे, वो थे साथ शहबाज शरीफ साहब थे, रफीक तारण थे और वो बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी वाले जो शकील रहमान के जो वालिद थे, जो जस्टिस खलील रहमान खान रमदे जो है, जिनके बेटे अभी तक उनको सरकारी घर भी नहीं दिया था चेयरमैन, ये वो थे। इन्होंने इफ्तिखार चौधरी ने वहां पर रजिस्ट्रार को थ्रेट किया, ताला तोड़ा, ताला तोड़ के वहां पर वो केस फिक्स कराया और उस केस की वजह से जो वो म्यूटनी हुई अदलिया के अंदर, पैसों के ब्रीफकेस भर के ले गए थे, जहाज नहीं उतर सकता था क्योंकि वो तो छोड़े, वो राजा नादर बड़ी चीजें हुई हैं। मुझे एक चीज राजा नादर चौधरी जिसको ये इल्जाम देते रहे हैं, वो इफ्तिखार चौधरी जिसको ये इल्जाम देते रहे हैं कि उसने मुशर्रफ को वो इख्तियारात दिए, उसको आइन में अमेंडमेंट के इख्तियारात दे दिए जो उसके बस में नहीं था, उसी इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाने के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। लॉन्ग मार्च क्यों किया? वो ये चाह रहे थे कि राजा फिर पार्टी की गवर्नमेंट कामयाब ना हो सके। कोर कमांडर थे तारक परवेज कोयटा के, उस वक्त मिसाइल गिरा हुआ था, जहाज लैंड नहीं हो सकता था। उनके कहने पर जहाज उतारा गया। दुख तो यह है कि आज अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, कोशिशें हो रही हैं आला अदलिया को डिवाइड करने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उसको शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात बढ़ रही हैं, कैसे? ब्रेक के बाद बात। अब पता चला। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ साहब और इनके बेटे हमजा शहबाज को अदालती रिमांड में तोसी करते हुए 11 नवंबर को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया है। और एक और बड़ी मुश्किल ये है इस ख़ानदान के लिए कि बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है। ये बड़ा जुल्म हुआ है, इस पर बड़ी आवाज़ उठाई गई है मरीम साहबा की तरफ से, नून लीग के सोशल मीडिया की तरफ से। उनके वकील साहब ने भी कहा है कि दोनों बीमार हैं और उनको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है। असद करल साहब, ये तो जुल्म है, बख्तरबंद गाड़ी में इनको लाया गया है। कोई और गाड़ी होती है जो मुलजमान उनको लाने के लिए, कोई जो बेहतर सबसे अच्छी गाड़ी होती है उसमें लाना चाहिए। बार ये है कि उसामा साहब वो कहते हैं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाह। ये पाकिस्तान की तारीख में और ख़ास तौर पर रियासत मदीना में, जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, उसमें हमें ये भी दिन देखना पड़े थे जी जी। उसके अंदर एक अदालत को, इंसाफ अदालत को कहना पड़ा कि ये तो रियासत की निकामी है। 2 दिन पहले हमजा की जब पेशी की बात थी तो पहले हमजा शहबाज ने कहा जी मैं बख्तरबंद गाड़ी पे नहीं बैठूंगा। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, और उस पर जो जाहिर बात है इनके लिए तो चूँकि जो आदी हों हेलीकॉप्टरों पे बैठने पे, जो आदी हों लग्जरी सरकारी गाड़ियों पे बैठने के, अब उनको आप बख्तरबंद गाड़ियों में बिठाएं क्यों? आपने आते गलत डाल दिए हैं। वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे जो उन्होंने अयाशियाँ की हैं, अब वो नहीं भी इंटाइटल थे तो आपको पता है हमजा शहबाज हेलीकॉप्टर पे जाते थे सरकारी पे। शहबाज शरीफ साहब जो है अपने जो है इवन के वो नहीं होता था ख़राब, या जो कहते थे मैं हेलीकॉप्टर ठीक नहीं कराऊंगा, मैं साइकिल पे चला जाऊंगा, उसके बाद उन्होंने ठीक भी कराया, अरबों रुपये भी लगाए। और ये सारे, अब मामला ये है कि बदकिस्मती ये है कि आपको पता है नुसरत शहबाज साहब जो है इनकी अहलिया हैं,
जो 96 जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ वो सहूलतकारी का अड्डा बना हुआ है, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का हब बना हुआ है, जहाँ पे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को पकड़ने के लिए नैब की टीम को कई दिन वहाँ पे बैठना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। और उसके बाद सहूलतकारी भी चश्मे फलक ने देखी कि हमजा शहबाज को बेल के लिए 2 दिन अदालतें भी खुली, फिर उनको सहूलत भी मिल गई बेल की, और एविडेंस भी जाया। फिर शहबाज शरीफ साहब को पकड़ने में वो मैं आपको बताता हूं, तो आपने 120 अदालतों का बता दिया है। एक मैं आपको यहाँ पे ब्रेकिंग वो है, मैंने आपको क्या कहा था, मैं ब्रेकिंग ये दे रहा हूँ कि फयाजुल हसन चौहान जो हैं उनसे इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट वापस ले लिया गया है। फयाजुल हसन चौहान जो थे वो मिनिस्टर कॉलोनीज थे, उनके पास एडिशनल चार्ज था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, तो उनसे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का चार्ज वापस ले लिया गया है और कॉलोनीज के वो मिनिस्टर रहेंगे, जबकि फिरोज वहाँ जो हैं वो मामले खसूसी होंगी सीएम पंजाब गवर्नमेंट की, सीएम पंजाब। और मैंने आपको उसामा साहब ब्रेक कर दिए। नाजरीन आपको याद होगा, उसामा साहब आपको याद होगा, हमारी प्रोडक्शन टीम को भी याद होगा, हम क्लिप भी कल दिखा सकते हैं, और डोगर साहब आपको भी याद होगा, मैंने ये कहा था कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जानबूझ के वापसी, और पंजाब के अंदर उनको एक अहम ओहदा जो है जिम्मेदारियां मिल रही हैं, वो इस तरह पूरी डिटेल से बताई थी। और ये काफी दिन पहले चौहान साहब पहले भी हटाए गए थे, फिर वापस आए थे, फिर हटा दिया गया, लेकिन चले अभी कॉलोनीज के तो मेरा ख्याल है ये फैसला और भी उनके नाम आ रहे हैं, इसलिए फैसला ये किया गया। मैं आपको बता देता हूँ, उसकी रीजन बता देता हूँ। आपको पता है डॉक्टर साहिबा की जो वहाँ पे डिलीवरी थी, आपको पता परफॉर्मेंस नजर आती थी, उसके बाद ओवरलैपिंग ये हो गई थी अब कि शहबाज गिल साहब वहाँ पे थे, आपको पता है वो भी कर रहे थे। अभी एक और मामले खसूसी जो है रऊफ हसन साहब, उनको भी लगाया गया, शिबली फराज साहब भी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा को जो उठाने के लिए जो लोगों ने प्रोपेगेंडा करके इमरान खान साहब के कान भरे और उल्टी सीधी रिपोर्टें दी थी, उसके अंदर डॉक्टर साहबा शुरू हुई, उसमें तो उनका कोई आपको पता था ना, अंदर वो साजिशें थी। अब डॉक्टर साहबा ये खुद भी चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट काम करना चाहती हैं, उनको बेशक मरकज की बजाय सूबा में भी दें, क्योंकि उनका मकसद ये है कि पार्टी की पॉलिसी को आगे लेके चलना, उनका मकसद कोई माल बनाना तो है नहीं। इसके साथ लिहाजा ये है कि यहाँ पे एक और भी है, खबर दे दूं, फिरदौस साहिबा यहाँ से खबर दे दूं कि 2 और मिनिस्टर्स जो हैं प्रोविंशियल कैबिनेट के, उनको रिमूव कर दिया गया, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर परफॉर्म नहीं कर सके थे। उनमें महर मोहम्मद असलम है जो कि कोऑपरेटिव के मिनिस्टर हैं, और इसके साथ साथ प्रिजन के जो मिनिस्टर थे जवार हुसैन बड़ाइच, उनकी परफॉर्मेंस से भी चीफ मिनिस्टर पंजाब खुश नहीं थे, जिस तरह से शरीफ फैमिली को जेल में फैसिलिटेट किया गया। इसके बावजूद के सख्त अहकामात थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कल के जी शहबाज और शहबाज शरीफ को लग्जरी गाड़ियाँ दी जाएँ जिनमें उनको जेल लाया जाए। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का कमरा जो था वो दे दिया गया। ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से हुकूमत उनसे खुश नहीं थी, और इन दोनों को लेकिन डोगर साहब इसके अलावा माजरत के साथ एक उसामा साहब आप भी जवार हुसैन साहब के हवाले से जो जेल खाना जात के हवाले से आप 2-2.25 साल हो गए, कोई जेल की सलाहत के हवाले से कोई एक काम भी वो बता दें, आप बता दें कि कोई अच्छा उन्होंने किया। डॉक्टर साहब जेल रिफॉर्म में बहुत बड़ा एक स्कोप है, ये आप इस बेस पे मैं नहीं कह सकता, उनकी परफॉर्मेंस का शुरू से ही ये मसला था, टोटली परफॉर्मेंस की और कोलैप्स थे, और उल्टा सहूलतकार नून लीग के बने हुए थे, 2 काम कर रहे थे, एक इनके लिए बदनामी का बायस दोनों तरफ राब्ते थे, और ये सारा। दूसरा मोहम्मद असलम भट्टू जो है, मोहम्मद असलम साहब जो महर हैं, महर मोहम्मद, आप मुझे बताएं महर मोहम्मद साहब कोऑपरेटिव के अंदर जो आपको डोगर साहब गंद पड़ा हुआ है, जो गंद पड़ा हुआ और जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटियों के साथ जो एलडीए कोऑपरेटिव ये सारा हाउसिंग कॉलोनियां सोसाइटियां और जो लूट मार और जो गदर मचा हुआ है, मैं समझता हूं कि 10-12 साल नून लीग के भी अगर 5 डाल लिए जाएंगे ना, उतना जो गंद नहीं हुआ होगा जितना इनके दौर में हुआ। ये बिल्कुल, और क्यों हुआ है, किन की बुनियाद पर? वही डोगर साहब, ये इमरान खान साहब ने इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज कराई तो हो रहा है ना? नहीं, सुन लें, पार्टी से उन्होंने लिया इनपुट, वजीर आला से इनपुट लिया, फिर खाली जो आप कह रहे हैं ना आईबी से, ऐसे नहीं, उन्होंने हर एजेंसी से इनपुट लिया, सूबाई एजेंसी से इनपुट लिया, तंजीमी और अपने तरीके से काउंटर चेक कराया कि ये ना हो पहले की तरह कच्चा पक्का काम हो जाए। इसके बाद ये फैसला किया गया। बाकी रहेगा फिरदौस आशिक अवान साहिबा का, वो तो आपको पता है सीएम मुस्तफा के लिए आप पीडीएम और नून लीग, क्योंकि पंजाब के अंदर कोई जोरदार सवाए फयाजुल हसन, चल ठीक है शोर मचाते थे, लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ तर्जमानों की फौज चलो खत्म कर दी गई,
बाजार आपको पता है नोटिफिकेशन दी, एक effective- लेकिन वो वो बंदा जो फयाज अहमद चौहान अपनी तरफ से कर रहा था, जो भी उसके बारे में चीजें हैं वो एक लाना से इशू है। डॉक्टर फरदौस साहबा जो उनकी जो यूटिलाइजेशन थी, जिस तरह वो परफॉर्मेंस वहां पे दे रही थी, अब मेरा ख्याल है उनके आंदे तो पंजाबी नहीं कहते ना कि जिस तरह मजीद चले अपने कहते ना हाउस इन आर्डर, और वो जो जिस तरीके से जिस पेस से मेरे ख्याल से जिस पेस से पंजाब में जिस तरह से जो इस टाइम सबसे बड़ी एक्टिविटी पंजाब वो सारी पंजाब में आ गई है। पंजाब में ही सबसे एक कोशिश की जा रही है कि अदारों को टारगेट किया जाए, तो पंजाब में उस तरह से और वैसे भी मरियम वर्सेस फरदौस आप देखें ना नहीं दिया जा रहा था। दो साथी कवान जो है उनको इसलिए लाया गया है कि जिस तरह से अदारों को टारगेट किया जा रहा है उसके लिए इफेक्टिवली आवाज उठाने के लिए और हुकूमत का नुक्ता नजर जो है वो इफेक्टिवली अवाम तक पहुंचाने अब एक और आम और उनका पता है उनका अवामी स्टाइल होता है, और खास तौर पे चूंकि आ गया मरियम वर्सेस फरदौस। अब जिस तरह आपको पता है डॉक्टर साहबा का जो पेस है और मरियम साहबा जो बयानियां चला रही हैं, उसके बाद जब मरियम साहबा का उसका होना है, फिर जब डॉक्टर साहबा का आना जवाब और ऐसे और जवाब होना है, तो हेडलाइन की जीनत मेरा ख्याल पंजाब जो है ना इसका बैवर गढ़, क्योंकि जिस तरह ये एक और बड़ा फैक्टर इमरान खान मरियम की पूरी सोशल टीम का, वो मरियम तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, क्या पूरी सोशल मीडिया उनकी टीम है। सोशल मीडिया टीमों से नहीं होता, विजन की जरूरत है, जवान तहरीक भी विजन की जरूरत है, सासी ज़हन नहीं है। डॉक्टर साहबा मिनिस्टर रही है इंफॉर्मेशन, जी फाकी रही है, वजीर कई दफा वजीर रही हैं, उनका अपना एक पॉलिटिकल कैरियर है, ग्राउंड के अंदर उनका नाम है, वो एक जीरक सियासतदान है, और उनके ऊपर अभी तक कोई आप देखें टॉक शोज में दूसरों को जाने पर मजबूर कर देती है कि लोगों को उठ के जाना पड़ता है, लॉजिक के साथ बात करती है, और उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं। देखे पीछे इन्होंने लोगों ने बड़ी साजिशें की जब इमरान खान साहब, तो उसके बाद इमरान खान साहब परेशान थे, सुन तो ले, वो तो सारी खत्म हो गई। अब हुआ क्या कि इमरान खान साहब को जब असल हकीकत था, मैं आपको बता रहा हूँ इनसाइड भी, इमरान खान साहब को जब असल हकीकत का पता चला तो वो इस बात पे परेशान थे कि मैंने डॉक्टर साहबा के साथ ज्यादती हो गई है मेरे से, क्योंकि गलत मलत रिपोर्टें आ गई, बाद में सारी क्लैरिटी होगी कि कोई जिस तरह ये सारी कहानी साजिश बनाई गई थी। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज बनाया इमरान खान, जो कहना खिलाड़ियों का चुनाव, वहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है शहबाज गिल इधर थे, उधर ले गए, उधर से रऊफ हसन को ले गए, अभी उसके बाद शिबली फराज साहब, तो मुझे अभी तक अपॉइंटमेंट की समझ नहीं लग, चले वो आगे उनके डॉक्टर साहबा यहाँ पे जो आई है ना, एक तरफ है खामोश तबा सीएम और दूसरी तरफ उसके मामले खसूसी पेश जो है ना, अब वो कहते हैं ना कुछ सीएम तजर्बा विफाक का भी है, तजर्बा विफाक का, और पंजाब में आपको पता है अब मरियम साहबा वो कहते हैं ना, अब डॉक्टर साहबा जब इनको करेंगी इनका सामने, और मैं आपको बता दूं ये पीडीएम के गुब्बारे से हवा और जो हेडलाइन और जो चीजें हैं ना, और जवाब का एक सिलसिला शुरू होगा। अच्छा एक बड़ा सवाल है चौहान साहब ने अपने ओहदे के साथ जस्टिस किया, बड़ा हेडलाइन चल रही होती थी। और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पंजाब में इतनी बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं तो विफाक में कब आएंगी। अगर यहाँ पर गवर्नेंस बेहतर करने के लिए ये सब किया गया है तो खासतौर पर मुआशी टीम का विफाक में कुछ होने वाला है। ब्रेक के बाद अब पता चला। फयाजुल हसन चौहान साहब से वज़ीर इत्तलात का कलमदान पंजाब का वापस लिया गया है और उनकी जगह डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा मामले खुसूसी होंगी। वज़ीर आला पंजाब की सबसे बड़ी तब्दीली है। इसके अलावा 2 और वज़रा हैं पंजाब में, उनको भी हटाया गया है। अलबत्ता फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ वजारत कॉलोनीज़ उनके पास रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। बहुत सी बातें होती थी पंजाब के हवाले से और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब का यहाँ आना ये यकीनन अब अपोजिशन के लिए, पीडीएम के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि इतना तजर्बा रखती हैं और बहुत खुले जवाब देती हैं, कोई लगी लिपटी नहीं रखती। लेकिन विफाक में क्या होगा? बाबर डोगर साहब, क्या ऐसी तब्दीलियों की विफाकी सतह पर भी ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि आए दिन खबरें आती हैं कि जी मुआशी तौर पर, वन लाइनर में आपको बता रहा हूँ, बहुत सी खराबियाँ होंगी, बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन मुआशी तौर पर बेहतरी, ये महंगाई को कंट्रोल करना, ये बुनियादी चीज़ें वो नहीं हो पा रही। और मईशत में सिर्फ हम मुशीर को, अब्दुल हफीज़ शेख साहब को नहीं कह सकते, दाऊद साहब भी हैं, नदीम बाबर साहब भी हैं, उसमें और बड़े लोग आ जाते हैं, उसमें हमाद अजहर हैं। तो ये पूरी जो टीम है ये क्या आपके ख्याल में सही परफॉर्म कर रही है या ब्यूरोक्रेसी का सारा कुछ है, वहाँ कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है? सब ब्यूरोक्रेसी पे ये डाल देते हैं। ब्यूरोक्रेट तो बेचारा एक ट्रांसफर की मार होता है, उसको आप ट्रांसफर कर दें, वो
कहीं खुडे लाइन लगाते हैं, वो बेचारा तो मारा गया। असल चीज़ ये है कि डिलीवर किन लोगों ने करना है और क्या वो डिलीवर करना भी चाह रहे हैं। तो ये जो कार्टल ऊपर बड़े बड़े बैठे हुए हैं, खान साहब जो आपने नाम लिए, सारे किसी न किसी कार्टल का हिस्सा हैं और जिस जिस कार्टल को ये हेड करते हैं, आप देखें उन्हीं एरियाज में क्राइसिस हैं, चाहे वो शुगर है, चाहे वो आटा है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो पेट्रोल है। पेट्रोल की कीमतें देखें आप कहाँ तक चले गए। खान साहब उसको कम करना चाहते थे लेकिन चाकर ऑडिटर की रिपोर्ट आ गई है अरबों रुपए की, उसमें घपले हैं पेट्रोलियम डिवीजन में। सारे जो लोग हैं ये किसी न किसी बड़े कार्टल का हिस्सा है और इनके बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं, तो इनमें खान साहब घिरे हुए हैं। बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, जिस तरह से डिलीवरी हो रही है, जिस तरह से मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट को चला रहे हैं और जो उसकी परफॉर्मेंस आ रही है वो तो सारी 0/0 है। आउटपुट तो कुछ भी नहीं है। अगर आउटपुट कुछ हो तो आप तब्दीली आपके सामने नजर तो वहाँ जरूरत है, आपको लगता है होगा ऐसा? मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट में बिल्कुल जरूरत है। वहाँ पर इफेक्टिव किस्म के लोग जो किसी कार्टल का हिस्सा ना हो, जो नेक नीयति के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहें, जो पाकिस्तान में वाकई जो तब्दीली का नारा लगाया जा रहा है उसको मटीरियलाइज करना चाहें, जो इमरान खान को कामयाब करना चाहें। अगर ऐसे लोगों को लाया जाए तो वाकई देखिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन बात ये है कप्तान जितना मर्जी अच्छा हो, कप्तान जितना मर्जी, अगर टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो उसकी टीम है साहब, जिस बंदे ने आपको मशवरा देना है। मतलब मैच हार रहे हैं अगर तो वो सारा कुछ कप्तान। अच्छा मैं आपको बता अच्छा एक सवाल असद खलील साहब, जो फयाजुल हसन चौहान साहब हैं उनसे वज़ारत का कलमदान वापस लिया गया है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं, जिस तरह ब्रेक में आप बता रहे थे कि परफॉर्मेंस का मसला नहीं था, मसला ज़्यादा ये था कि डॉक्टर साहिबा शायद उनसे भी बेहतर उस तरह से परफॉर्म कर सकें और फयाजुल हसन चौहान साहब और कॉलोनीज़ की वजारत में भी शायद अच्छा परफॉर्म करें। बाकी दो को जो हटाया गया है वो आप बता रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस और शुरू से लेकर अब और चार्जेस भी उनके खिलाफ की गई है। तो ये जो विफाकी हुकूमत की सतह पर आपको लगता है कि कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं या नहीं? मैं आपको अगर वन लाइन आप पूछेंगे तो आपको ठीक, अब मैं डेडलाइन वो जिस तरह इमरान खान डेढ़ के फंस जाते हैं, 1 साल से पहले, अभी 3 साल तकरीबन पौने 3 साल हुकूमत के रहते हैं जी, आपको कार्टल जो है इसकी भी आलमोस्ट ये तकरीबन नहीं मुर्दा हो चुके होंगे। 1 साल तक जो महंगाई वाला जो असल माफिया और कार्टल जब नहीं मुर्दा होंगे तो आपके तक खुद से चीज़ें ठीक होना होंगी और कुछ चीज़ें आपको वो जल्द महीनों में हफ्तों में भी हो सकती हैं। वहाँ पे इमरान खान साहब को प्रॉब्लम क्या हुआ? इमरान खान साहब, मैं चूँकि इसलिए कि जब पनामा केस हुआ था तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ ये वो डिनाई भी कर सकते हैं, उनके जितने भी लोग हैं मैं नाम भी ले सकता हूँ। एक तो मुझे ये पता है कि जहांगीर तरीन साहब अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉन्फिडेंट इमरान खान साहब के थे ना तो वो जहांगीर तरीन साहब थे, क्योंकि उस दिन जब इमरान खान साहब को पनामा के हवाले से 7 मई गालबन 2016 थी, जब 2.5 घंटे 1-on-1 मेरी मुलाकात थी, उसमें शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब को भी ऑन बोर्ड उन्होंने लिखा हुआ था कि जब मैंने मुलाकात करनी तो उसके पहले या बाद में उनसे भी मेरा मुलाकात हुई। तो मैं जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की या स्मेल की और इमरान खान साहब से इसलिए मैं उस दिन मिला और उन्हें मुझे सारे लीडर ने वहाँ पे, अब उस अगर उसकी कुर्बानी वो दे सकते हैं। एक खबर और आ गई है कि फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि मुझ तक ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची कि मुझसे उन तक वाकई नहीं, लेकिन सर मुझ तक ये नहीं मैं बताता हूँ। अच्छा नहीं, आपने तो ब्रेक किया खबर, आपने तो ब्रेक किया, आप हुकूमत का नोटिफिकेशन टीम को आप भेजें, बल्कि हम वो दिखाएं जारी हुए हैं। एक नोटिफिकेशन जो है वो फयाजुल हसन का हुआ है कि उनको कॉलोनीज का महकमा उनके पास रहने दिया गया, उनके पास एडिशनल चार्ज है इंफॉर्मेशन का जो उनसे वापस ले लिया गया। दूसरी जो चीज आई है वो ये है कि हम प्रोटेक्शन टीम को भेज भी रहे हैं, अगर जल्दी से वो दिखा दें। तीसरी जो है वो फिरदौस आशिक अवान को स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया है। तो ये 3 नोटिफिकेशन जो है ये सरकारी तौर पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने भेजे हैं सीएम के अप्रूवल के साथ, चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल के साथ ये नोटिफाई हो चुके हैं। ये प्रपोजल नहीं है, चले इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन अगर चौहान साहब की आपने बात की है ना, जी वो ये बात मैं आपको नहीं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन तक इस नोटिफिकेशन कापी उससे पहले आप पता चला में ये पहुंची है डोगर साहब के पास और जो हमारे पास पहुंची ये बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही है ना ये सामा साहब ये नजर नहीं आएगा, ये सरकारी नहीं बड़ा करके दिखा लिखा हुआ है कि फिरदौस आशिक अवान जो है एज स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ मिस्टर जावेद अख्तर स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जावेद अख्तर साहब को फारिग कर दिया गया है। उनका नाम भी कभी नहीं आपने सुना। जगह पर फिरदौस आशिक अवान को स्पेशल असिस्टेंट रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है।
और आज अभी थोड़ी देर पहले ये हुआ है, तो इसमें तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर 3 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जिसमें से एक नोटिफिकेशन जो है वो ये है कि उनके पास जो एडिशनल चार्ज था, फैजुल हसन चौहान साहब जो है वो बेसिकली मिनिस्टर कॉलोनीज हैं उनके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, उनके पास एडिशनल चार्ज था मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का, जो उनसे वापस ले लिया गया है। उनकी जगह पे एक स्पेशल असिस्टेंट रख ली गई है फरदौस आशिक अवान, लेकिन एक और दो मिनिस्टर को रिमूव कर दिया गया। अच्छा, उनको फारिग कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान साहब के पास सिर्फ वजारत रहेगी, वो अभी भी वजीर है, कलमदार वो अभी भी हैं, बिल्कुल है, उनका काबीना का हिस्सा रहेगा। और मैं आपको बताऊं, प्लीज देखें उसमें ये जो लैंग्वेज लिखी गई है कि गवर्नर ऑफ द पंजाब अंडर आर्टिकल 132(3) रीड विद आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 has been pleased to remove following minister from their offices with immediate effect। उनमें एक महार मोहम्मद असलम कोऑपरेटिव्स के मिनिस्टर हैं, और ज़हीर हुसैन बड़ाई जो हैं ये प्रिजन के मिनिस्टर हैं। फैजुल हसन चौहान का मैं आपको बता चुका हूँ, फरदौस आशिक अवान साहिबा का मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके तीनों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। हो सकता है कि मिनिस्टर साहब के पास नहीं, वो अभी चूंकि डॉक्टर साहब अभी उन्होंने अपना व्हाट्सएप ना चेक किया हो, लेकिन वो हो चुके क्योंकि हुए अभी हैं। और इसके बिल्कुल जो वो उन्होंने बात जब कही है ना, जब उनसे किसी ने पूछा है, क्योंकि ये अभी जस्ट हुए हैं, जब हमने खबर ब्रेक की है उससे कुछ चंद मिनट पहले ये हुए हैं। और उससे पहले हमारी जब बात भी हो चुकी थी, और आपके पता है ना, पहले भी हम प्रोग्राम में मैं बता चुका था कि ये हो गया है, लेकिन हमने कहा नोटिफिकेशन जब तक नहीं होगा ये वजह हम अनाउंस नहीं करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब को ये पता किसने फैसला किया है? ये फैसला बराह रास्त वज़ीर आज़म साहब ने किया है, और चीफ मिनिस्टर साहब भी इसमें जारी बात ऑन बोर्ड लिया गया है, लेकिन जस्ट अभी हुआ है। उससे पहले आपको पता है डॉक्टर साहबा की मुलाकातें भी हो चुकी थी वज़ीर आला से, गवर्नर साहब से, और फयाजुल हसन चौहान साहब जो है उनके में भी अगर उन्होंने कहा है तो उन तक नोटिफिकेशन की उस वक्त तक कापी ना पहुंची हो। ये फैसला पहले हो चुका था, नोटिफिकेशन अब हुए हैं, उन तक नहीं पहुंचा, तो वो भी शायद झूठ नहीं बोल रहे। शायद ये हो कि भाई वो तो स्पेशल असिस्टेंट आ रही हैं डॉक्टर साहिबा, तो हाँ नहीं, मैं एक और बात बता जा सकता है, लेकिन मे वो स्पेशल समझ रहे हैं कि फिर मसला आ जाता है। ये आपको जरा ज़हन में नशीन कर लें कि वो है तो उनको होता स्पेशल असिस्टेंट ही, लेकिन वो फुल फ्लैज जो भी वजारत इतलात, तो जो पंजाब के जो मिनिस्टर के जो पर्क्स एंड प्रिविलेज है या जो इख्तियारात है, वो पोर्टफोलियो जो मुकम्मल है उसको वो एंजॉय करेंगी फुल, एंड उसके साथ कोई और मदाखलत इंटरफेरेंस नहीं होगी। वो पूरी पूरी ताकत जो उनको सीएम और अंडरस्टैंडिंग के साथ बंदा आता है, इस तरह नहीं आती है कि जी फिर मुझे पूरी तरह आपने मुझसे जवाबदेही तो नहीं है ना, नहीं फिर मुझे पूरा एक मौका मिले। उन्होंने नहीं कहा, वो जिन्होंने उनको बनाया इमरान खान साहब को, उनको पता है कि डॉक्टर साहब डिलीवर कर सकती है, इसलिए उन्होंने पहले स्पेस खाली की है और डॉक्टर साहबा को पूरी मुकम्मल स्पेस दिया ताकि फिर वो चरबा ना बने। क्योंकि अगर फैजुल हसन चौहान साहब के पास अगर ये पोर्टफोलियो रहता तो फिर ये कंफ्यूजन रहनी थी कि वो फैजुल हसन चौहान नहीं, फैजुल हसन चौहान जो है वो ऊपर है, यानी ज्यादा उनके पास इख्तियारात हैं, या डॉक्टर साहब अब सीएम की पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की ब्लेसिंग है। अब जो भी इंफॉर्मेशन के डीजीपीआर के जो इंफॉर्मेशन के मामलात हैं, जो तर्जुमानी के, सीएम के, पीएम के या अफेयर्स हैं, जो गवर्नमेंट के, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब के, डीजीपीआर के, वो सारे होली सोली उसकी इंचार्ज जो है ऑन बिहाफ ऑफ जारी बात है सीएम, वो सारे मामलात को डॉक्टर साहबा देखेगी, जो हमारी जराये से बात होती है। और इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा कि आप अच्छे तरीके से डील कर सकती हैं। लिहाजा एक तो यह फैजुल हसन चौहान साहब के पास एक एडिशनल चार्ज था, वो अपने तरीके से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। डॉक्टर साहबा जो है ये फुल फ्लैज जो है यहाँ पे इनके पास पोर्टफोलियो, बेशक वो मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन आपको पता है जब ये तो डॉक्टर साहब पता ही है आपको कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जिसको इख्तियार अब शहजाद अकबर साहब स्टेट मिनिस्टर है, वो भी मशीर है, तो इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की ब्लेसिंग उनके साथ नहीं है। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं ये पंजाब के लिए भी, पूरी हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए ये बेहतर हो, अच्छी हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।